हेलो मेरे प्यारे प्यारे लिसनर्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल माय इमेजिनरी वर्ल्ड में। मैं आपकी प्यारी और नन्ही सी ऑथर मैजिकल गर्ल हूँ। आप लोगों को मेरी स्टोरी पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए हम चलते हैं आज की स्टोरी में। मोनिका लगातार उससे अपनी इज्जत को बचाने के लिए मिन्नतें किए जा रही थी, लेकिन वह वहशी दरिंदा उसे छोड़ नहीं रहा था। वह लगातार उसकी गर्दन में काटे जा रहा था। मोनिका की चीख निकल जाती है। उसकी चीख निकलते ही उस कमरे का दरवाजा एक जोर धमाके के साथ टूटता है और वहां एक शख्स अंदर आता है। वह जैसे ही अंदर का नजारा देखता है, उसकी आंखें सर्द लाल हो जाती हैं। जोरावर अपनी गर्दन टेढ़ी कर उस तरफ देखता है जहां वो शख्स खड़ा था। जोरावर उसे देखते हुए बोलता है, कौन है बे तू? तू भी इसके मजे लेने आया है ना? पहले मैं ले लूं मजे, फिर तू आना। पूरे 50 लाख दिए हैं मैंने इस छमिया के, ऐसे तो छोड़ूंगा नहीं। जा तू बाहर इंतजार कर। इतना बोल वो जैसे ही मोनिका को छूने को होता है, वह शख्स आ गया। जोरावर के बालों को पकड़ते हुए उसे घसीट के उसे कमरे से बाहर ले जाता है और अपने बॉडीगार्ड के हवाले कर देता है। जब वह शख्स इस हवेली में आया था, तभी उस शख्स के बॉडीगार्ड ने पूरी हवेली को घेर लिया था और कुछ बॉडीगार्ड उस कमरे के बाहर खड़े थे जिन्हें अंदर आने की इजाजत नहीं थी। वह बॉडीगार्ड जोरावर को पकड़ लेते हैं और वैसे ही घसीटते हुए उसे वहां से नीचे ले जाते हैं। मोनिका उस आदमी को देखकर डर रही थी। उसे लग रहा था ये भी उसकी आबरू के साथ खेलने आया है। वह शख्स जल्दी से मोनिका की चुनरी उठाकर उसे हुरा देता है और उससे पूछता है, हूर तुम ठीक हो? उस शख्स के चेहरे में घबराहट साफ दिख रही थी। अगर वह 1 मिनट भी लेट जाता तो उसकी माशूका के साथ कुछ भी हो सकता था। यही सोचकर उसकी आंखों में खून उतर आया था। उसकी आंखें बिल्कुल लाल थी, मानो वो अभी किसी का कायल कर दे। मोनिका उस शख्स के मुंह से अपना नाम सुनकर शॉक हो जाती है। वह हकलाते हुए बोलती है, मैं हूर नहीं हूँ। आपको शायद कोई गलतफहमी हुई है। मैं मोनिका हूँ, इस रेड लाइट स्ट्रीट की जान, हर महफिल की शान, मोनिका बाई हूँ। वो शख्स अपने चेहरे में गहरी मुस्कान लाए बोलता है, तुम्हें क्या लगता है तुम अपना नाम, अपनी पहचान बदल कर इन गलियों में आओगी तो मुझे पता नहीं चलेगा? तुम्हारी पहचान तुम्हारा नाम से नहीं, तुम्हारी रूह से है, और वह रूह मुझ में उतरती है। हुरन शाह जाफरी, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। माशुका को उसके महबूब से दूर करके महबूब ने माशुका को कुछ वक्त क्या दिया? माशुका ने महबूब से खुद को जुदा कर लिया। मोनिका उस शख्स के मुंह से अपना असली पूरा नाम सुनकर और शौक हो जाती है। उसने तो आगे का कुछ सुना ही नहीं था। उसके मन में सिर्फ यही सवाल चल रहा था, ये शख्स है कौन? यह मेरे नाम को कैसे जानते हैं? यह मुझे कैसे जानते हैं? क्या ये वहां से आए हैं? क्या इन्हें उन्होंने भेजा है? उसके मन में सिर्फ यही सवाल चल रहे थे। सवाल तो हजार थे उसके पास, लेकिन जवाब एक कभी नहीं था। वह वैसे ही टूट चुकी थी। अपने साथ हुई जाति को देखकर वह खुदा का शुक्र कर रही थी कि उसे बचाने के लिए खुदा ने एक फरिश्ते को भेजो। लेकिन उसके मन में यही डर था, अगर यह शख्स उसे जानता है तो कहीं यह उसके घर वालों का भेजा हुआ तो कोई नहीं है। अगर उसके घर वालों को पता चल गया वह कहाँ है, किस जगह में है, उसके घर वाले टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे। जो वह हरगिज नहीं कर सकती थी, वह अपने घर वालों की इज्जत में दाग नहीं लगने दे सकती थी। वह शख्स बिना कुछ बोले उस कमरे से बाहर चला जाता है और नीचे आ जाता है जहां रौनक गार्ड के बीच में फंसी हुई खड़ी थी और 2 गार्ड्स ने उसे पकड़ रखा था। वह शख्स वहां रखी कुर्सी में एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रखकर किसी बादशाह की तरह बैठ जाता है। रौनक उस शख्स को अपने सामने बैठा देखकर चिल्लाते हुए बोलती है, कौन हो तुम? और यहाँ कैसे आए? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी हवेली में आकर मुझे पकड़ने की और इन सब लोगों को लाने की? वो चिल्लाते हुए अपने आदमियों को आवाज लगाती है, रहीम, करीम, शेख, जाकिर, फाकिर, कहाँ हो तुम सब? कहाँ मर गए नालायक? क्या इस दिन के लिए तुम लोगों को ठुसाया था? कहाँ मर गए? उस शख्स के चेहरे में गहरी मुस्कान थी। तभी कुछ गार्ड वहां 4-5 लड़कों को लाकर पटक देते हैं, जो रौनक के ही आदमी थे जिन्हें उस शख्स के बॉडीगार्ड ने बेरहमी से मारा था। रौनक इतनी देर में ये तो समझ गई थी कि वह कोई मामूली शख्स नहीं है तो वह कोई बड़ा खिलाड़ी जो पूरी प्लानिंग के साथ यहाँ आया है। मुझे वह लड़की चाहिए, वह शख्स चंद अल्फाज में अपनी बात खत्म करता है। रौनक अपने चेहरे में भद्दी हंसी ला हंसते हुए बोलती है, साहब यहाँ तो बहुत लड़कियां हैं, बताएं आपको कौन सी लड़की चाहिए अपनी रातें रंगीन करने के लिए? अभी मैं उस लड़की को के कमरे में आपको भेज देती हूँ। वो शख्स वहीं खड़े बॉडीगार्ड को कुछ इशारा करता है। वह गार्ड अपने बॉस का इशारा पाकर रौनक के चेहरे में एक जोरदार थप्पड़ मारता है, जिससे उसका चेहरा एक साइड झुक जाता है।
उसके चेहरे में उंगलियों के निशान बन गए थे और उसके होंठ से भी खून निकल रहा था। रौनक अपना चेहरा सीधा कर अपने सामने बैठे शख्स को देखते हुए बोलती है, तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरी ही हवेली में आकर मुझ पर ही हाथ उठाने की? तेरे हाथों को तोड़ दूंगी मैं, समझा? कस्म बन के आया है ना, तो कस्म बम कर रह, इस हवेली का मालिक क्यों बन रहा है? वह शख्स उसकी बातों को इग्नोर कर दोबारा बोलता है, मुझे वह लड़की चाहिए जिसके कमरे में यह आदमी था। वह उस आदमी को गुस्से में घूरते हुए बोलता है, मुझे हुरन शाह जाफरी चाहिए। रौनक उस शख्स को घूरते हुए बोलती है, उसका नाम हुरैन शाह जाफरी नहीं है, मोनिका है। इस रेड लाइट स्ट्रीट की आन बान शान, यहाँ की महफिलों की जान, मोनिका बाई है वो। और तू उसका नया आशिक है क्या? उसका ही आशिक 6 महीने पहले उसे यहाँ बेच कर गया था। जितने में उसने मुझे बेचा था उसका चौगुन कमा रही हूँ मैं। हमारे यहाँ का रसूल है, हम जिसे एक बार जो लड़की एक रात के लिए दे देते हैं, फिर वह लड़की उस रात किसी के पास नहीं जाती। आप कल आइएगा साहब। कितने पैसे चाहिए तुम्हें? 10 करोड़, 20 करोड़? बोलो, उस शख्स के बगल में खड़ा आदमी बोलता है। रौनक की आंखें चमक जाती हैं, लेकिन फिर वह अपने मन में बोलती है, मैं तो रोज इस छमिया से करोड़ों कमाती हूँ, तो मैं इसे इतने में क्यों बेचूं? मैं 4 गुना कमा सकती हूँ। वह उसको देखते हुए बोलती है, मैं नहीं बेचूंगी उसे, वह इस जगह की शान है, इस हवेली की जान है, वह नहीं जाएगी कहीं। देखने में तो कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं लगते हो, और इस जगह में नए भी हो, और आते ही सीधा मोनिका बाई चाहिए। वाह! रौनक ताली बजाते हुए बोलती है, मतलब ये लड़की बाहर जाकर लोगों की रातें रंगीन करती है। उफ उफ उफ, रात में तो यहाँ रहती है ना, मतलब दिन में भी लोगों के बिस्तर गर्म करती है। मोनिका जो अब तक वहां आ चुकी थी, रौनक की बातें सुनकर उसकी आंखों में अश्क भर जाते हैं और वो बारिश की बूंदों की तरह बहने लगते हैं। अपने किरदार पर ऐसे गंदे इल्जाम सुनना कोई लड़की बर्दाश्त नहीं करेगी, और वह जब से यहाँ आती थी हमेशा उसके दामन में दाग लगाया जाता था, उसके किरदार में उंगलियां उठाई जाती थी, जो उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता था, मगर मजबूरी में वह सब बर्दाश्त करती थी। लेकिन आज उसकी जिंदगी में कोई मसीहा बन के आया था। उसके दिन में एक उम्मीद की लहर उठी थी कि शायद वह जिल्लत भरी जगह से निकल जाएगी, लेकिन यहाँ तो उसे खरीदा जा रहा था। 50 करोड़, कुर्सी में बैठा शख्स बोलता है। रौनक की आंखें तो बिल्कुल फटी की फटी रह जाती है, मतलब कोई शख्स मोनिका के लिए 50 करोड़ दे रहा है। कोई तो बात है इस मोनिका में जो रौनक को भी नहीं पता। वो खुद में ही बोलती है, ये पकड़ 50 करोड़। उस शख्स का असिस्टेंट जो बैग से भरे नोट लेकर आया था, रौनक के ऊपर फेंकते हुए बोलता है। ब्लू शख्स अपने बगल में खड़े अपने असिस्टेंट को देखता है। उसका असिस्टेंट बोलता है, नवाब साहब वह आ गए हैं। उस शख्स के चेहरे में तिरछी मुस्कान तैर जाती है। थोड़ी देर बाद वहां पर काजी साहब बैठे हुए थे। वही एक कुर्सी में मोनिका बैठी थी और उसके सामने वह शख्स बैठा था जिसने मोनिका को जोरावर से बचाया था। वह निकाह से मना कर रही थी, मैं नहीं करूंगी यह निकाह, वह चिल्लाते हुए बोल रही थी। लेकिन अब वो मजबूर हो गई थी, क्योंकि उसके सामने उस शख्स के बॉडीगार्ड ने अलीजे को गन पॉइंट में रखा हुआ था। मोनिका कैसे उसे अकेला छोड़ सकती थी उस जिल्लत से भरी जगह में, जहां हर वक्त लड़कियों की इज्जत के साथ खेला जाता था, जहां उनकी इज्जत की शाजियां उड़ाई जाती थी। वह जब से यहाँ आई थी, मोनिका ने हमेशा उसकी हिफाजत करी थी, और वह उसे अकेला छोड़कर तो यहाँ से नहीं जा सकती थी। मोनिका कुछ सोचते हुए बोलती है, ठीक है, मैं आपसे निकाह करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। वह शख्स हंसते हुए बोलता है, शर्त वह भी तुम्हारी? ठीक है, बोलो क्या शर्त है? वही रौनक चिल्लाते हुए बोलती है, तुम ऐसा नहीं कर सकते, नहीं कर सकते हो तुम ऐसा, तुम पछताओगे, देख लेना, बर्बाद कर दूंगी मैं तुम्हें। वो शख्स अपनी गर्दन टेढ़ी कर रौनक को देखते हुए बोलता है, एक कोठे वाली मुझे बर्बाद करने की धमकी दे रही है। रौनक मुस्कुराते हुए बोलती है, और तुम एक कोठे वाली को अपनी बीवी बन रहे हो, जिसने न जाने कितने मर्दों की रातें रंगीन करी है। यहाँ तो रौनक ने सीधा मोनिका के दामन में दाग लगा दिए थे। जो काम मोनिका ने नहीं किया था वो उसे बताया था। वही उसे शख्स का खड़ा असिस्टेंट रौनक के सर में बंदूक तानते हुए बोलता है, अगर तूने एक लफ्ज और बोला तो अभी तेरी खोपड़ी खाली कर दूंगा, समझी? नवाब साहब को ज्यादा बोलने वाले लोग पसंद नहीं है, और जो ज्यादा बोलते हैं वह सीधे जहन्नम वासिल होते हैं। रौनक अब डर रही थी, उसके चेहरे में डर साफ जाहिर हो रहा था, क्योंकि उसके ही सर में बंदूक तनी हुई थी। वह कुछ नहीं बोलती। वह शख्स मोनिका को देखते हुए बोलता है, बोलो क्या है तुम्हारी शर्त? वो शख्स काम ही बोल रहा था, क्योंकि उसका काम करने वाले उसके लोग जो थे। मोनिका बोलती है, मैं इस जगह से अकेले नहीं जाऊंगी,
अलीजे भी मेरे साथ जाएगी। अगर आपको शर्त मंजूर है तभी मैं आपसे निकाह करूंगी। अलीजे तो उसे आंख फाड़े देख रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था मोनिका उसको अपने साथ लेकर जा रही है। मोनिका उसे ऐसे देख बोलती है, बहन माना है तुम्हें, मैं तुम्हें ऐसे तो छोड़कर नहीं जा सकती ना। जाओगी तो तुम मेरे साथ जाओगी, यहाँ नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हें। वह शख्स बोलता हूँ, मंजूर है। फिर काजी साहब की तरफ इशारा करते हुए बोलता है, निकाह करवाएं काजी साहब, आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं। काजी साहब उस शख्स की तरफ अपना रुख करते हुए बोलते हैं, शमीर शाह वल्द। शमीर शाह उनकी बात बीच में काटते हुए बोलता है, काशी साहब वल्द लगाने की जरूरत नहीं है, आगे बोलें। काजी साहब दोबारा बोलते हैं, शामिर शाह वहकाए महेर 50 लाख रुपए सिक्का इराजुल वक्फ हुरन शाह जाफरी बिनत जाफरी शाह के साथ आपको निकाह कबूल है। कबूल है, शमीर शाह बोलता है। फिर काजी साहब अपना रुख मोनिका की तरफ करते हैं और उसे बोलते हैं, हुरन शाह जाफरी बिनत जाफरी शाह वहकाए महेर 25 लाख रुपए सिक्का इराजुल वक्फ शामिर शाह के साथ निकाह कबूल है। कबूल है। मोनिका एक नजर अलीजे को देखकर अपने आंखों में अश्कों का सैलाब लिए बोलती है। उसकी जिंदगी उसके साथ अलग ही मजाक खेल रही थी। एक कैद से निकली तो दूसरी कैद में चली गई। निकाह की कैद। कहने को तो निकाह दो लोगों के रिश्ते को पास बनाता है, दो लोगों के दिलों में मोहब्बत पैदा करता है। क्या इनके बीच मोहब्बत होगी या पैदा होगी नफरत। काजी साहब दोबारा पूछते हैं, क्या आपको ये निकाह कबूल है। कबूल है, मोनिका की तरफ से जवाब मिलता है। एक लड़की अपनी शादी के लिए क्या क्या सपने नहीं सजाती है, और यहाँ उसका निकाह तो हो रहा था, लेकिन उसकी मर्जी के खिलाफ, मजबूरी में। काजी साहब तिबारा पूछते हैं, क्या आपको ये निकाह कबूल है। कबूल है, मोनिका फिर बोलती है। काजी साहब उसे एक पेपर देते हैं, वो उसमें दस्तखत कर देती है। काजी साहब अपना रुख शामिर की तरफ करते हैं और उससे पूछते हैं, क्या आपको ये निकाह कबूल है। शाहमीर शाह अपनी तीखी नजरें हूर पर डाले हुए बोलता है, कबूल है। काजी साहब एक बार और पूछते हैं, क्या आपको ये निकाह कबूल है। कबूल है। शामिर के चेहरे में गहरी मुस्कुराहट तैर गई थी, जिसे न जाने उसने कितनी कीमती चीज हासिल कर ली हो। काजी साहब उसकी तरफ वही पेपर बढ़ा देते हैं जो उन्होंने मोनिका को दिया था। शामिर उसमें दस्तखत कर देता है। काजी साहब उस जगह से चले जाते हैं। उन्हें एक पल भी उस गंदी जगह में रुकना गवारा नहीं था। उन्होंने अपनी जिंदगी में पहली बार किसी का निकाह तवायफ के कोठे में कराया था। शामिर भी अपनी जगह से खड़ा होकर मोनिका का हाथ पकड़ता है और उसे अपने साथ ले जाता है। मोनिका को अब शामिर से डर लग रहा था। वह अपने हाथ को घूर रही थी, लेकिन वह शामिर से कुछ नहीं बोल पा रही थी। अब उसका रिश्ता भी बदल गया था उससे। कहाँ वो अभी तक उसे अपना मुहाफिज, अपना फरिश्ता समझ रही थी, और अगले ही पल वो उसका शौहर बन गया। उसकी जिंदगी एक पल में बदल गई। उसकी जिंदगी तो बिल्कुल ताश के पत्तों की तरह हो गई। कहाँ वो अपने घर वालों से मोहब्बत करती थी, उनकी पाकीजा बेटी थी, जो मोहब्बत करके, अपने घर वालों को रिस्की करके, इन बदनाम गलियां में आ गई, जिसके दामन में दाग लग गए। और अब उसका निकाह एक ऐसे शख्स से हो गया जिसे वह जानती तक नहीं, जिसके नाम के सिवा उसे कुछ भी नहीं पता था। जो बन के आया था फरिश्ता वही उसकी जिंदगी का शैतान बन रहा था। कर लिया था उसने उससे निकाह बिना उसकी मर्जी के। रख दिया बंदूक की नोक में उसने उसकी बहन जैसी दोस्त को। नहीं जानती वो शामिर के दिमाग में क्या चल रहा, क्या है हकीकत इस रिश्ते की, क्या रिश्ता है उसका शामिर से, क्यों किया शामिर ने उससे बंदूक की नोक में निकाह, आखिर वो है कौन। यही मोनिका के मन में चल रहा था। वो बस पीछे अलीजे को देखे यही सोच रही थी, जो वहां खड़े शामिर के असिस्टेंट के साथ आ रही थी। अब मैं मोनिका को हूर बोलूंगी तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। शामिर हूर का हाथ पकड़कर उसे कार के पास लाता है और कार का गेट खोलकर उसे बैठने का इशारा करता है, लेकिन उसकी नजर तो पीछे अलीजे पर थी, जो शामिर के असिस्टेंट के साथ गाड़ी के पास खड़ी थी। शामिर उसकी की नजरों को समझकर कोल्ड आवाज में बोलता है, वह उस गाड़ी में आएगी, तुम इसमें जाओगी। शामिर की इतनी डरावनी आवाज सुनकर वो डर जाती है, लेकिन वो खुद को स्ट्रांग दिखाती है। वो शामिर के सामने खुद को कमजोर नहीं दिखा सकती थी। वो बोलती है, क्यों क्यों वह उस गाड़ी में आएगी, वह मेरे साथ जाएगी। आपने उसे कहीं किसी रास्ते में छोड़ दिया तो, या फिर आपके असिस्टेंट ने उसके साथ कुछ कर दिया तो, मुझे भरोसा नहीं, वह मेरे साथ जाएगी। शामिर शाह अपने वादे का पक्का है, वह वादा खिलाफी नहीं करता। ये बात पूरा कश्मीर जानता है। शामिर कुछ ही लफ्जों में अपनी बात खत्म कर देता है। हूर जिद करते हुए बोलती है, नहीं अलीजे मेरे साथ जाएगी, वह नहीं जाएगी किसी और गाड़ी में, वह मेरे साथ जाएगी। चुपचाप गाड़ी में बैठो, शामिर दहाड़ा।
शामिर की दहाड़ सुनकर हूर अंदर तक हिल जाती है और जल्दी से गाड़ी के अंदर बैठ जाती है। शामिर भी उसी गाड़ी में बैठ जाता है और ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट कर देता है। शामिर एक नज़र हूर को देखता है, जो दरवाजे से चिपकी डरी हुई बैठी थी। उसे शामिर से बहुत ज्यादा डर लग रहा था। डर क्यों न लगे, चंद घंटे में उसकी जिंदगी पूरी तरह से जो बदल गई थी। एक तवायफ से वो एक नवाब की बेगम बन गई थी। हूर को ऐसा डरते देख शामिर के चेहरे पर तिरछी मुस्कान तैर जाती है। वो उसे कमर से पकड़कर अपने ऊपर बैठा लेता है और पार्टीशन ऑन कर देता है। वो उसके बालों को स्निफ करते हुए सरगोशी नुमा आवाज में बोलता है, माशूका ने क्या महबूब को खुद से दूर। महबूब को आया इसमें गुस्सा, अब वह देगा माशूका को इसकी सजा। इतना बोल वो उसके मुलायम नर्म लबों पर अपने सख्त लब रख देता है और उसे बेदर्दी से चूमने लगता है। वह कभी उसके निचले होठों को सक कर रहा था तो कभी ऊपर के होठों को शक कर रहा था। ये किस वाइल्ड किस में तब्दील हो गई थी। वह लगातार उसके होठों को चबाए जा रहा था, जिससे हूर को अपने लबों पर तेज दर्द महसूस हो रहा था। वह चीखना चाहती थी, चिल्लाना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज उसके गले में ही अटक कर रह गई थी। वह कुछ भी नहीं बोल पा रही थी। शायद इसके जरिए शामिर अपना गुस्सा उसके ऊपर जाहिर रहा था, लेकिन किस बात का गुस्सा ये तो हूर को भी नहीं पता था। वह उस दर्द से तड़प रही थी। अब हूर के लबों से खून निकलने लगा था, जो शामिर के लबों पर लग रहा था, लेकिन उससे भी उसे फर्क नहीं पड़ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो आज उसके होठों का सारा खून चूस लेगा। वो लगातार उसके होठों को चबाए जा रहा था। अब हूर को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, उसकी सांस उखड़ने लगी थी। शामिर वैसे ही उसे सीपीआर देने लगता है। हूर की सांसें कुछ नॉर्मल हुई थी। शामिर दोबारा उसके होठों पर टूट पड़ता है और उसके मुंह के अंदर अपनी जीभ एंटर कर उसकी जीभ में फंसा सक लगता है और थोड़ी देर ऐसे ही सक करने के बाद उसके निचले होंठ को बाइट कर उससे थोड़ा दूर हो जाता है, जिससे हूर को हल्की चीख निकल जाती है। हूर तो बस लंबी लंबी सांसें ले रही थी। उसने अपना सर शामिर के सीने में रखा था और लंबे लंबी सांस ले रही थी, जिससे उसका सीन ऊपर नीचे हो रहा था। वही ड्राइवर की हालत तो बिल्कुल खराब हो गई थी। एक तो कार के अंदर का माहौल इतना रोमांटिक, ऊपर से पीछे आती चीखें और गहरी सांसें, जो ड्राइवर की हालत खराब करने के लिए काफी थी। थोड़ी ही देर में उनकी गाड़ी रुकती है और ड्राइवर सीधा गाड़ी से बाहर चला जाता है। शामिर गाड़ी से उतरकर हूर को अपनी बाहों में बिल्कुल ब्राइडल स्टाइल में उठा लेता है। हूर गिरने के डर से अपनी बाहें शामिर की गर्दन में कसके लपेट लेती है। वो एक नज़र वहां देखती है जहां गाड़ी रुकी हुई थी। वहां व्हाइट कलर का बहुत ही खूबसूरत फार्म हाउस था। इसके बाहर फाउंटेन बना हुआ था और उससे पानी निकल रहा था। उस फाउंटेन में हल्की हल्की लाइट्स भी जल रही थी। वहां का माहौल बहुत ही प्यारा लग रहा था। शामिर हूर को लेकर सीधा उस फार्म हाउस के अंदर चला जाता है और उसे अपने कमरे में ले जाकर सीधे बाथरूम के अंदर ले जाता और शॉवर के नीचे खड़ा कर देता है। हूर तो बस कंफ्यूजन में उसे ही देख रही थी। उसे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था कि शामिर करना क्या चाहता है। शामिर शावर ऑन कर देता है और हूर की चुनरी को उसके बदन से अलग कर देता है। हूर अपने दोनों हाथों से अपने सीने को ढक लेती है। उसे शामिर का कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो चाहता क्या है। उन दोनों के बदन शावर के ठंडे पानी में भीग रहे थे। शामिर हूर की उस जगह को रगड़ने लगता है जहां पर जोरावर ने उसको जख्म दिए थे उसके गले में। वो किसी सनकी इंसान के जैसे बोलता है, माशूका तुम्हारे बदन में किसी गैर मर्द के छुअन का एहसास है जो तुम्हारे महबूब को पसंद नहीं। अब महबूब इस छुअन को अपनी माशूका के बदन से दूर करेगा अपने स्टाइल में। बेंगलुरु, रेड लाइट स्ट्रीट। रेड लाइट स्ट्रीट की उस हवेली में रात होने पर भी कोई चहल पहल नहीं थी और न ही रोज की तरह अब वो जगह जगमगा रही थी। शामिर के आते ही वहां के सारे लोगों को वहां से दफा कर दिया गया था। उस हवेली के अंदर एक कमरे में एक लड़की सारे सामान को तोड़ रही थी। वह सारा सामान इधर से उधर फेंक रही थी। वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है, इस लड़की की किस्मत कितनी अच्छी है, जब देखो हमेशा बच जाती है। आई थी तो बाजी ने इस पर तरस खाकर इसे लोगों के बिस्तर में नहीं भेजा और आते ही इसने चंद दिनों में यहाँ पर राज करना स्टार्ट कर दिया। जो राज में करना चाहती थी, जो हुक्म में चलाना चाहती थी, वो हुक्म चलाना इसने स्टार्ट कर दिया और यहाँ के सारे लोग उसके मासूम चेहरे पर मिटकर उसकी हर बात मानते थे, उसका हर कहा सुनते थे। और जब मैंने बाजी से बोलकर इतना फोर्स करके उनको मना लिया उसे लोगों के बिस्तरों में भेजने के लिए, तो पता नहीं कमबख्त यह इंसान कहाँ से आ गया। साली की किस्मत इतनी अच्छी है कि हर बार बच जाती है, लेकिन ज्यादा दिन नहीं, तुम्हें फिर आना पड़ेगा इन बदनाम गलियों में। शराफत की जिंदगी तो मैं तुम्हें जीने नहीं दूंगी। इतनी भी क्या जल्दी है मिस, जब ये बदनाम गलियां ही नहीं रहेंगी
तो हमारे नवाब साहब की बेगम यहाँ कैसे आएंगी? वहीं दरवाजे में खड़ा शामिर का असिस्टेंट उस लड़की की बात में बोलता है। वो गुस्से में वहां खड़ी दो लेडी गार्ड को कुछ इशारा करता है। उसका इशारा समझकर वह लेडी गार्ड्स उस कमरे के अंदर जाकर उस औरत के बालों को पकड़कर घसीटते हुए उसे वहां से ले जाती हैं। शामिर के असिस्टेंट का फोन बजने लगता है। वह अपना फोन निकाल कर देखता है तो उसमें बेवड़ा शो हो रहा था। वह जल्दी से फोन उठा लेता है। दूसरी तरफ से आवाज आती है, मुर्तजा भाई काम हो गया है, अब उसका करना क्या है? वो मुर्तजा से पूछता है। मुर्तजा मुस्कुराते हुए बोलता है, करना क्या है? ये तो डेमन ही देखेंगे, हमारा जो काम है हमने उतना कर दिया, अब बारी है डेमन की। और डेमन के कहर से बचाना किसी के भी बस की बात नहीं है। डेमन अपने शिकार को खाली नहीं जाने देता। वो ऐसा शिकार करता है कि शिकारी की रूह भी कांप जाए। इतना बोलकर वह फोन रख देता है और सीधा उस हवेली के मैनन हॉल में आ जाता है जहां बहुत सारी लड़कियां खड़ी थी। मुर्तजा संजीदा आवाज में बोलता है, आज तुम सब ये काम छोड़कर शराफत की जिंदगी जियोगी, ये हवेली बंद होगी। वहां खड़ी किसी भी लड़की को कोई भी दिक्कत नहीं थी, सिवाय कुछ लड़कियों के जिनकी रोजी रोटी का जरिया वही था, उनका पेट उसी से पलटा था। फिर भी वह खुश थी कि कम से कम अब उन्हें ये गंदा काम नहीं करना पड़ेगा। वह इज्जत की 2 वक्त की रोटी सुकून की खाएंगी। वहां पर ज्यादातर लड़कियां पढ़ी लिखी थी और कुछ कम उम्र थी। किसी को उनके घर वाले, किसी को उनके प्यार ने वहां बेच दिया था, तो कोई वहां अगवा करके लाई गई थी। कुछ लड़कियां तो इतनी कम उम्र की थी जिन्होंने अपनी पढ़ाई भी मुकम्मल तौर से पूरी नहीं की थी, जिनकी पढ़ाई की और उनके आगे की करियर की जिम्मेदारी शामिर शाह ने ली थी। उनको पहले से वहां रख के हर चीज सिखाई जा रही थी। सारी लड़कियां उस हवेली से निकल जाती है और मुर्तजा उस हवेली में बड़ा सा ताला लगाकर वह भी वहां से निकल जाता है। शमीर का फार्म हाउस। शामिर अपने कमरे के बाथरूम में शावर के नीचे हूर के साथ खड़ा था और लगातार उसकी गर्दन मसले जा रहा था। उसे जोरावर का टच अभी भी हूर के बदन में महसूस हो रहा था, जो उसे कतई बर्दाश्त नहीं था। शामिर के ऐसे रगड़ने से हूर को बहुत तकलीफ हो रही थी। उसकी आंखें नम हो गई थी, उसके अश्क बहना चालू हो गए थे जो शावर के पानी में घुल रहे थे। शामिर की नजर हूर की बड़ी पलकों पर जाती है, जो उसके उन बहते अश्कों की वजह से और बड़ी हो गई थी। वह अपने हाथों को मूवमेंट को उसकी गर्दन में धीरे कर देता है और कुछ सोचते हुए बोलता है, माशुका को दर्द हो रहा है। हूर बस अपना सर हाँ में हिला देती है। शामिर आगे बोलता है, लेकिन उस दर्द का क्या जो माशुका महबूब को देके गई? महबूब को भी दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है। वह अपने दिल की तरफ उंगली से पॉइंट करते हुए बोलता है। हूर एक तक शामिर के चेहरे को देखने लगती है। दोनों शावर के ठंडे पानी में भीग रहे थे। हूर की गर्दन पूरी सुर्ख पड़ गई थी। शामिर उसकी गर्दन को छोड़ देता है। हूर के बहते अश्कों को देखकर उसे अपने दिल में दर्द हो रहा था, बहुत तेज दर्द हो रहा था। दोनों एक दूसरे से चिपक हुए खड़े थे। दोनों के बदन एक दूसरे से चिपक थे। भीगने की वजह से दोनों के कपड़े उनके बदन में चिपक गए थे। शामिर उससे दूर होकर एक नजर उसे ऊपर से नीचे तक देखता है, फिर रोड आवाज में बोलता है, 5 मिनट है तुम्हारे पास, जल्दी चेंज करके बाहर आओ। अपना फरमान जारी कर बाहर चला जाता है। वो बाथरूम से बाहर निकलकर वहां से दूसरी तरफ क्लोजेट में चला जाता है और थोड़ी देर में अपने कपड़े बदल कर बाहर आता है। उसके फोन में नोटिफिकेशन की बीप बजती है, जिसे सुनकर वह जल्दी से अपना फोन निकाल कर देखता है, जिसमें कुछ मैसेज था। उस मैसेज को पढ़कर शामिर के चेहरे में तिरछी मुस्कुराहट फैल जाती है। वह एक नजर बाथरूम के गेट की तरफ देखकर वहां से निकल जाता है और अपनी गाड़ी में बैठकर उस फार्म हाउस से चला जाता है। एक सुनसान जंगल में एक कॉटेज बना हुआ था, जिससे चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही थी, जो उस जंगल के डरावने माहौल को और डरावना बना रहा था। वहां पर एक गाड़ी तेज रफ्तार से आती है और उस गाड़ी से एक शख्स बाहर निकलता है, जिसने ब्लैक पैंट के साथ ऊपर ब्लैक हुडी पहनी हुई थी और चेहरे पर ब्लैक मास्क लगाया हुआ था। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। उसके चेहरे पर चांद की चमकदार रोशनी पड़ रही थी, जो उसके चेहरे को बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव बना रही थी। लेकिन अफसोस, उस चांद की चमकदार रोशनी में उस शख्स का चेहरा नहीं दिख रहा था, बस उसकी क्रिस्टल आईज ही दिख रही थी। वह अपने लंबे कदमों से उस कॉटेज के अंदर चला जाता है। उस कॉटेज के बने एक रूम में जाकर वह वहां रखे सोफे में किसी बादशाह की तरह बैठ जाता है। वही एक लड़का जंजीरों से बंधा उल्टा लटका हुआ था। यह कोई और नहीं जोरावर था, जिसने हूर के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश थी। जोरावर के पूरे बदन से खून निकल रहा था, जो जमीन में गिर रहा था। अभी भी वहां खड़े लोग उसे मारे जा रहे थे, जो दिखने में बॉडीगार्ड जैसे थे, जिन्होंने ब्लैक कलर का शर्ट और पैंट पहना हुआ था।
जोरावर को बहुत दर्द हो रहा था, उसकी चीखें उस पूरे कॉटेज में गूंज रही थी, उसका पूरा बदन लहूलुहान था। वह शख्स सोफे से उठकर जोरावर की तरफ अपने लंबे कदम बढ़ा देता है और उसके बालों को तेजी से घसीटकर उसका चेहरा ऊपर करता है, जिससे जोरावर की चीख निकल जाती है। वो शख्स गुस्से में दांत पीसते हुए बोलता है, बहुत जवानी चढ़ी है ना तुझे, बहुत शौक है अपनी जवान दिखाने का, अपनी मर्दानगी साबित करने का। तू मासूम औरतों पर क्यों मर्दानगी साबित करता है, अपनी बीवी को धोखा देता है, शर्म नहीं आती? शौहर और बीवी का रिश्ता कितना पाक होता है, तू जाकर दूसरी औरतों पर मुंह मारता है। तेरी हिम्मत कैसे हुई उसे छूने की, जिसके ऊपर मैं किसी की छुअन बर्दाश्त नहीं कर सकता, और तुमने उसे छूने की हिमाकत की है। तेरे हाथों को तो बख्शा नहीं जा सकता, इन्हीं हाथों से तूने उसे छूने की हिमाकत की थी ना। ये बोलते हुए वह उसके हाथों पर चाकू चला रहा था। जोरावर की एकदम से चीख निकल जाती है, क्योंकि उस शख्स ने वह चाकू सीधे जोरावर के हाथ में घुसेड़ दिया था और आर पर कर दिया था। वही एक बॉडीगार्ड उस शख्स के हाथों में शमशीर तलवार थमा देता है। वह शख्स उस शमशीर से जोरावर के दोनों हाथ कलम कर देता है। जोरावर की एक तेज चीख उस कॉटेज में गूंज जाती है। उसे दर्द बहुत ज्यादा हो रहा था, उसके हाथों से खून टपकता हुआ नीचे जमीन पर गिर रहा था, जो उस जमीन को पूरी लाल कर रहा था। जरवार अपने दर्द को काबू किए हुए बोलता है, अच्छा तो असली असली चिंगारी तो तेरे बदन में लगी है ना, तुझे चाहिए ना वह लड़की, उसके साथ रोज अपनी रातें रंगीन करना चाहता है। जोरावर की तेज चीख निकल जाती है, क्योंकि उस शख्स ने जोरावर की जुबान एक झटके में काट दी थी। अब जोरावर कुछ नहीं बोल सकता था। वह शख्स चिल्लाते हुए बोलता है, तूने अपनी गर्मी मिटाने के लिए, इसका इस्तेमाल करने के लिए उसके करीब गया था ना। इतना बोलकर वह सीधा बंदूक की सारी गोली जोरावर के प्राइवेट पार्ट में मार देता है, जिससे वह तड़प जाता है। अब सिर्फ उसकी चीखें ही निकल रही थी। तभी पीछे से किसी की आवाज आती है, डेमन। वो शख्स पीछे मुड़कर देखता है जहां एक आदमी खड़ा था, जिसके चेहरे में कट का निशान था। वो शख्स जाके सोफे में बादशाह की तरह बैठ जाता है। वो आदमी डरते हुए बोलता है, डेमन कुछ पार्ट्स काम है। कितने पार्ट्स काम है? कुछ ही अल्फाज में वह अपनी बात मुकम्मल कर देता है। वह आदमी डरते हुए बोलता है, दिल, आंखें, ये कम है। डेमन तिरछा मुस्कुरा देता है, लेकिन उसकी मुस्कुराहट किसी को भी नहीं दिखती, क्योंकि उसके चेहरे में मास्क का पहरा था। वह मुस्कुराते हुए बोलता है, हमारे पास लोगों की कमी थोड़ी ना है, जितने पार्ट्स कम है, इतने पार्ट्स निकालो और बची हुई हड्डियों को गला के उनके बर्तन बना देना। वो अपनी बात मुकम्मल कर उस कमरे से निकल जाता है और उस रूम के बगल वाले रूम में जाता है, जहां पर रौनक और उस लड़की को बांधा गया था, जो हवेली में हूर को दोबारा रेड लाइट स्ट्रीट लाने के लिए बोल रही थी। डेमन उस कमरे के अंदर चला जाता है। वहां पर रौनक और उस लड़की की अभी भी चीख गूंज रही थी, क्योंकि उस कमरे में बहुत सारे चूहे छोड़े हुए थे। वह सिर्फ चूहा ही नहीं थे, वह उनके लिए मौत थी। उनके जगह जगह उन चूहों ने काटा हुआ था। वह इंडियन चूहे नहीं थे, वह अमेरिकन रेट्स थे। उन्होंने उन दोनों के पूरे शरीर में जगह जगह दिए थे, जहां से खून रस रहा था। डेमन कुछ इशारा करता है, उसके इशारे से वहां पर जहरीली गैस छोड़ दी जाती है, जिससे वहां पर वह सारे चूहे मर जाते हैं। डेमन ठंडी और तेज आवाज में बोलता है, बहुत जुबान और आंखें चलती है इनकी, निकाल लो इनकी आंखें। दोनों की आंखें डर से फैल जाती हैं। वह डरते हुए डेमन के सामने अपनी जान की भीख मांगते हुए बोलती है, प्लीज हमें छोड़ दो, हम दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। हम उसके साथ ऐसा क्या, किसी के भी साथ ऐसा नहीं करेंगे। हम ये धंधा ही बंद कर देंगे और एक शराफत की जिंदगी जिएंगे। डेमन जोर जोर से हंसने लगता है, हा हा हा। अगले ही पल उसका चेहरा सख्त हो जाती है। वो अपने जबड़े कसते हुए बोलता है, तुम्हें क्या मैं बेवकूफ लगता हूँ? एक बार इंसान को जिस चीज की लत लग जाती है, वह उस चीज को कभी नहीं छोड़ता। वह वहां से जाते हुए अपने लोगों को तेज आवाज में बोलता है, निकाल लो इनकी आंखें और वही हाल इनका भी करना जो उस आदमी का किया है। अपना फरमान जारी कर वह वहां से लंबे कदमों से बाहर निकल जाता है और अपनी गाड़ी में बैठकर तेज रफ्तार में वहां से निकल जाता है। शामिर का फार्म हाउस। हूर कपड़े बदल कर बाहर आती है। वह कमरे के चारों ओर देखती है, लेकिन उसे शामिर कहीं भी नजर नहीं आता। वह अपने चेहरे को आड़ा टेढ़ा करते हुए बोलती है, कहाँ चले गए ये? अभी तो बोल रहे 5 मिनट्स में बाहर आओ। वो शामिर की एक्टिंग करते हुए बोलती है, खुद ही कहीं नहीं है, खुद मिस्टर इंडिया की तरह गायब हैं। इतना बोलकर वह सीधा बेड पर बैठ जाती है। उसने वाइन कलर का शॉर्ट कुर्ता और पैंट पहना हुआ था। बाल खुले हुए थे, जिनसे अभी भी पानी टपक रहा था। उसने उन्हें पोंछने की जहमत नहीं की थी। वह बहुत ज्यादा प्यारी लग रही थी, बिना मेकअप के भी।
लेकिन उसे अभी बहुत ज्यादा भूख लग रही थी, लेकिन वह कमरे से बाहर भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि शामिर ने उसे बाहर जाने से सख्त मना किया था। वह ऐसे ही बैठे बैठे शामिर की राह तकने लगती है। थोड़ी देर में शामिर गेट खोलकर अंदर आता है। वह रूम कोई नॉर्मल रूम नहीं था। वह रूम शामिर के ही आइडेंटिटी, उसकी फिंगरप्रिंट से ही खुलता था और फिंगरप्रिंट से ही बंद होता था। अंदर आने के लिए भी उसका फिंगरप्रिंट चाहिए और बाहर जाने के लिए भी उसका फिंगरप्रिंट चाहिए। कोई भी उसके कमरे में दाखिल नहीं हो सकता था, सिवाय उसके। शामिर अपने हाथ में खाने की प्लेट लिए हुए अंदर आता है और हूर के सामने बैठ जाता है। हूर तो बस उसे देखे जा रही थी। शामिर इस वक्त शर्टलेस था, उसके ऊपरी बदन में एक भी कपड़ा नहीं था। हूर उसे ही देखती हुए खोई हुई सी बोलती है, सो हॉट एंड सेक्सी, कितना हॉट बंदा है ये। वह खुद में ही खोई बोल रही थी। उसे ये भी होश नहीं था कि उसकी सारी बातें शामिर को सुनाई दे रही है। शामिर के चेहरे में तिरछी मुस्कुराहट फैल जाती है। वह मुस्कुराते हुए बोलता है, पहले तुम खाना खा लो, मैं अपनी हॉटनेस तुम्हें बिस्तर में अच्छे से दिखाऊंगा। शाहमीर की आवाज से हूर होश में आती है। वो शाहमीर के कहे अल्फाजों को दोहराती है, जिससे उसके गाल सुर्ख पड़ जाते हैं। शामिर आगे बोलता है, लेकिन उसके पहले तुम्हें एनर्जी भी तो चाहिए होगी, क्योंकि तुम्हारी सारी एनर्जी तो मैं चूस लूंगा, और मुझे रात भर झेलने के लिए तुम्हें एनर्जी की जरूरत तो पड़ेगी। उसके लिए तुम्हें खाना भी खाना पड़ेगा। चलो मुंह खोलो, खाना खाओ। शामिर उससे बड़े प्यार से बोलता है और हाथों से निवाला बनाता है और उसके मुंह की तरफ ले जाता है। शामिर की इतनी बेशर्मी भरी बातें सुनकर तो हूर के गाल सुर्ख पड़ जाते हैं। वह अपना मुंह नहीं खोल रही थी। समीर गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, मैंने कहा ना मुंह खोलो। शामिर की इतनी तेज आवाज सुनकर हूर जल्दी से मुंह खोल देती है। वो उसे निवाला बनाकर खिलाने लगता है। थोड़ी देर में खाना खत्म हो जाता है। वो उस प्लेट को उठाकर वही टेबल में रख देता है और अपने हाथ धोने बाथरूम में चला जाता है। हूर को तो शाहमीर का नेचर बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था। वो पल में उससे प्यार से बात करता था तो अगले ही पल गुस्सा करने लगता था। हूर जल्दी से ब्लैंकेट ओढ़कर लेट जाती है। इतना सब होने की वजह से उसे नींद तो नहीं आ रही थी। वह यही सब सोच रही थी, लेकिन उसे शामिर से बचाना भी था और वह कमरे से बाहर भी नहीं निकल सकती थी। सिर्फ ब्लैंकेट ओढ़कर सोने का नाटक सकती थी और वह ऐसा ही कर रही थी। शामिर हाथ धोकर बाहर आता है। हूर को ऐसे लेता देख उसके चेहरे में तिरछी मुस्कुराहट फैल जाती है। वह मुस्कुराते हुए बेड के पास जाकर हूर के ऊपर से ब्लैंकेट खींचते हुए बोलता है, ऐसे कैसे तुम सो सकती हो माशूका? अभी तुम्हें महबूब की हॉटनेस भी तो देखनी है, और आज तो सुहागरात है ना हमारी, तो तुम बिन सुहागरात मनाई कैसे सो सकती हो? और शादी के बाद तो सुहागरात माननी ही पड़ती है। शामिर की बात सुनकर तो हूर की हालत खराब हो जाती है। शामिर की इन बातों से हूर को बहुत डर लग रहा था। आज जो कुछ भी जोरावर ने उसके साथ किया, उससे हूर को बहुत ज्यादा डर लगने लगा था। उसे शामिर से कोई नेगेटिव वाइब्स नहीं आती थी, उसे शामिर से अच्छी वाइब्स आती थी। लेकिन जोरावर की करीबी से हूर के अंदर एक डर बैठ गया था, जो शामिर के करीब आने से भी उसे लगने लगता था। शामिर अपना नी बेड में बंद कर हूर की तरफ झुकने लगता है। वो हूर के ऊपर पूरी तरफ से झुका हुआ था। अगले ही पल उसने उसके होठों को अपने कब्जे में ले लिया था। वो बड़े प्यार से उसके होठों को चूमे जा रहा था, जैसे वो होठ न हो के कोई शहद हो, जिसने शामिर जैसी मधुमक्खी भिनभिना रही हो और चूस रही हो।